दोस्तों CSS बेसिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिलता है आपकी इनकम को रीअसेस करने के लिए, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जो हाई कोर्ट की जजमेंट है उन्हें भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल CSS बेसिक टैक्सिल और टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट, केस लॉ, जजमेंट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी इसे पिन कर दिया गया है। दोस्तों यदि कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है या फिर इनकम को डिस्क्लोज नहीं करता है तो उस केस में उसकी असेसमेंट की जा सकती है। दोस्तों रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद 3 साल तक उसकी रीअसेसमेंट की जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि एसेट की वैल्यू या फिर जो इनकम स्केप हुई है असेसमेंट की वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 10 साल तक का पीरियड होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाद रीअसेसमेंट करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यदि आपकी जो एसेट की वैल्यू है या इनकम स्केपिंग असेसमेंट 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो सिर्फ 3 साल के अंदर ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रीअसेसमेंट कर सकता है। दोस्तों ऐसे ही एक केस लॉ को हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस केस लॉ के अंतर्गत एसएससी का TDS जो है वो काटा गया क्योंकि वैल्यू 60 लाख रुपए से ऊपर की थी। दोस्तों जो TDS वो एसएससी के नाम से ही काटा गया, लेकिन जो प्रॉपर्टी एसएससी ने सेल की थी वो ज्वाइंट नेम से थी, यानी कि एसएससी और उसके हस्बैंड के नाम से। क्योंकि हस्बैंड के पास पैन नंबर नहीं था इसलिए पूरा TDS एसएससी के नाम से काटा गया। यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा 3 साल के बाद नोटिस जारी किया गया एसएससी को कि उसकी इनकम स्केप होगी असेसमेंट से, क्योंकि जो सेल वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो 60 लाख से ज़्यादा थी। दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर के द्वारा कहा गया कि जो प्रॉपर्टी है वो ज्वाइंट नेम से थी, उसके और उसके हस्बैंड के नाम से। हस्बैंड के पास पैन नंबर नहीं था इसलिए पूरा TDS उसके नाम से काट लिया गया था, लेकिन प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम से थी। तो इस प्रकार जो कैपिटल गेन की कैलकुलेशन है वो की गई। 50% जो शेयर है एसएससी का माना गया, 50% उसके हस्बैंड का माना गया। तो ये देखा गया कि जो एसएससी का 50% शेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपीज़ ही बनता है, जो कि 50 लाख से कम है। इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 3 साल के बाद इनकम को रीअसेस करने के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकता है। इसे हाई कोर्ट ने वैलिड माना है। दोस्तों इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और हमारे व्हाट्सएप चैनल CSS बेसिक टैक्सिल पे भी शेयर किया गया है। लिंक आप कमेंट सेक्शन में रेफर कर सकते हैं। दोस्तों आपको इनकम टैक्स के नोटिस को ध्यान से चेक करना है कि उसमें क्या वर्डिंग लिखी गई है। दोस्तों यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई ऐसा नोटिस जारी करता है जहां पे कि इररेलेवेंट पोर्शन को स्ट्रक ऑफ नहीं किया जाता है तो उस केस में उसे वैलिड नहीं कहा जा सकता। जैसे कि दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर पास किया गया जिसमें कि लिखा गया कि एसएससी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी क्योंकि एसएससी ने इनकम को कंसील किया है या फिर इनएक्यूरेट पर्टिकुलर को फर्निश किया है। तो यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर ने इररेलेवेंट पोर्शन को स्ट्रक ऑफ नहीं किया था। यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया गया था कि क्या एसएससी ने इनकम को कंसील किया है या फिर इनएक्यूरेट पर्टिकुलर जो है वो फर्निश किए हैं। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि इररेलेवेंट पोर्शन को स्ट्रक ऑफ नहीं किया गया है। इस प्रकार यहाँ पे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा और इस प्रकार के नोटिस को वैलिड नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक भी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे शेयर किया गया है। दोस्तों आज की डेट में इनकम टैक्स की असेसमेंट फेसलेस की जाती है, ऑनलाइन की जाती है। दोस्तों यदि किसी एसएससी का ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है इनकम टैक्स के पोर्टल पे तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कंपल्सरी हो जाता है कि उसे नोटिस फिजिकली सर्व किया जाए। इसके लिए हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल CSS बेसिक पे। दोस्तों आपको इनकम टैक्स के नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही भेजे जाने चाहिए। यदि वो आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं तो उस केस में नोटिस को वैलिड नहीं कहा जा सकता। इसके लिए भी हाई कोर्ट ने इम्पोर्टेंट रूलिंग दी है क्योंकि इस केस में माना जाएगा कि एसएससी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई है नोटिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए। इस प्रकार ये आपको चेक करना है कि जो आपको नोटिस सर्व हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही सर्व हुए हैं जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है और उसके आउटसाइड इंडिया एसेट है या वो फिर किसी बैंक अकाउंट में बेनिफिशियल ओनर है तो उसकी डिटेल उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में
दिखानी होती है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो उसे नोटिस जारी किया जाता है। लेकिन दोस्तों यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है और उसके आउटसाइड इंडिया कोई फ़ॉरेन एसेट है या फिर वो किसी फ़ॉरेन बैंक अकाउंट में बेनिफिशियल ओनर है तो उसकी डिटेल उसे ITR में नहीं देनी होती है। इसके लिए भी IT18 ने इम्पोर्टेंट डिसीजन दिया है, जहाँ पे कि इनकम टैक्स ऑफिसर ने टैक्स पेयर को नोटिस जारी किया कि उसके HSBC अकाउंट जिनोवा में बैंक अकाउंट है जो कि उसने ITR में डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे IT18 के द्वारा देखा गया कि टैक्स पेयर नॉन रेजिडेंट है, इसलिए उसे डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो नोटिस जारी किया गया है वो वैलिड नहीं है। दोस्तों जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तो नोटिस जारी करने से पहले इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा अप्रूवल ली जाती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तो आपको चेक करना है कि क्या नोटिस जारी करने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दी है। इसके लिए आप रिप्लाई मांग सकते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर से। दोस्तों एक केस में ये देखा गया था कि जो अप्रूवल है वो एडिशनल कमिश्नर के द्वारा दी गई थी नोटिस को जारी करने की, जबकि अप्रूवल दी जानी चाहिए थी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के द्वारा या फिर चीफ कमिश्नर के द्वारा। तो इस प्रकार के नोटिस को वैलिड नहीं कहा जा सकता है, इसके लिए हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स में जो असेसमेंट है वो फेसलेस तरीके से की जाती है। तो यदि SSC के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया जाना है तो उस केस में ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पहले उपलब्ध कराया जाता है, उसके बाद ही फाइनल असेसमेंट ऑर्डर उपलब्ध कराया जाता है। तो यदि ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर उपलब्ध नहीं कराया गया है तो उस केस में भी असेसमेंट को वैलिड नहीं कहा जा सकता। इसके लिए भी हाई कोर्ट ने रूलिंग दी है। दोस्तों जब भी इनकम टैक्स का नोटिस जारी किया जाता है तो ये देखा जाता है कि असेसिंग ऑफिसर के रिकॉर्ड में कौन सी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है जिसके बेस पे के नोटिस जारी किया जाता है। मान लीजिए इनकम टैक्स ऑफिसर ये कहता है कि किसी एसएससी ने 50 लाख रुपए से ज़्यादा के कैश बैंक में जमा कराया है, इसलिए रीअसेसमेंट का नोटिस जारी किया जा रहा है। लेकिन बाद में एसएससी के द्वारा बैंक स्टेटमेंट फाइल की जाती है और कहा जाता है कि उसने सिर्फ 19 लाख का ही कैश डिपॉजिट किया है। इस प्रकार जो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में उपलब्ध है वो सही नहीं है और इस केस में 3 साल के बाद इनकम टैक्स का नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो इनकम है वो 50 लाख से कम है, जो कैश डिपॉजिट हुआ है वो सिर्फ 19 लाख का हुआ है, जबकि इनकम टैक्स ऑफिसर का कहना था कि 50 लाख से ज़्यादा हुआ है। तो दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स ऑफिसर ये नहीं कह सकता है कि एसएससी के कोई और बैंक अकाउंट होंगे जहाँ पे कि उसने कैश जमा किया है। तो इस प्रकार की प्रिजम्पशन जो है इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं ले सकता है। जब नोटिस जारी किया गया है उस वक्त उसके रिकॉर्ड में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस पे ही नोटिस जारी किया जा सकता है। दोस्तों आप इन सभी डिसीजन को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब करके। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी दिया गया है। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स के नोटिस से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।